हेलो बच्चों, तो आज बीपीएससी का क्यूज डेली क्यूज लेकर उपस्थित हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा जो है वो पाया जाता है आपका महाराष्ट्र में। और आज देखिए मंगलवार है, बिहार करंट अफेयर का भी मेरा सीरीज आज था, बट मेरे डिवाइस से जितने नोट्स मैंने बिहार करंट अफेयर का बना कर रखा था वो थोड़ा डिलीट हो गया है। तो बन जाएगा तो फिर से बिहार करंट अफेयर रहेगा कंटिन्यू, लेकिन कुछ दिन तक वो गैप रहेगा। वाकई क्लास मेरा रेगुलर रहेगा। तो रेगुलर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि की खेती के लिए उपयोगी होती है। कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है। यह महाराष्ट्र के दक्कन ट्रेप में बहुतायत में पाई जाती है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, असम में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन होगा बी, छत्तीसगढ़ में। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। यहाँ से उत्तम कोटि के कोयले का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो वो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। वह एकमात्र गैर सदस्य है जो संसद की किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु वो मतदान का अधिकारी नहीं है। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। तो एक तरह से कह सकते हैं ये प्रस्तावना में कैसे सजा हुआ ना, उस पर सजाना है। तो सबसे पहले सार्वभौमिक, समाजवादी, ठीक है, उसके बाद फिर धर्म निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य, इस तरह से होगा प्रस्तावना में। तो उसके अनुसार आपका सटीक ऑप्शन बैठ रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। भारत के मूल संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है, 80% ऊष्मा की हानि होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए देखते हैं। ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जब विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो ऊर्जा को कोई भी हानि नहीं होती है। आइए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क, यकृत। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होगा यकृत, लिवर। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन से सामान्यतः यकृत अंग प्रभावित होता है। आइए देखते हैं 7वां नंबर साहब क्या कह रहा है। सौर विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है? 100 से 400 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर, 740 से 1000 नैनोमीटर, 1000 से 1200 नैनोमीटर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सौर विकिरण में निम्न में से सौर विकिरण, अच्छा शायद, ठीक है, ऑप्शन यहाँ बी होगा। सौर विकिरण 400 से 700 नैनोमीटर के प्रास में दिखाई देता है। सौर विकिरण के प्रभाव से नाभिकीय गैसों का वाष्पीकरण हो जाता है, न्यूक्लियर गैसों का
एवापोरेशन हो जाता है। स्वपन बासवदत्ता के लेखक हैं कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो स्वपन बासवदत्ता के लेखक हैं तो ये ऑप्शन होगा बी। ठीक है, ऑप्शन होगा बी। चलिए, डिस्क्रिप्शन भी है। महाकवि भास द्वारा रचित यह नाटक वत्सराज उदयन एवं बासवदत्ता की प्रेम कथा पर आधारित है। भास को ही सर्वप्रथम संस्कृत में नाटक लिखने का श्रेय प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर्वप्रथम संस्कृत में नाटक लिखने का श्रेय किसको जाता है, तो आंसर हो जाएगा भास। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था सेनाधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोकाचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी। तो मुगल प्रशासन में मुहस्सिब जो था एक लोक आचरण अधिकारी था, ऑप्शन सी। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब लोक आचरण अधिकारी था। उसका मुख्य कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसको देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर, राणा प्रताप सिंह। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव था, ऑप्शन ए। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। इस समय रामचंद्र देव देवगिरी का राजा था। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति अलाउद्दीन खिलजी था, जबकि अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। तो सबसे पहला दक्षिण भारत को जीतने वाला खिलजी शासक अलाउद्दीन था, ये भी याद रखना है आपको। आइए देखते हैं 11 नंबर क्या है। सूची 1 में अंकित नामों का सूची 2 में अंकित नामों से सुमेल करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, तो इसका लेखक कौन है? फिर है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, आनंद मठ, प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस, आवर इंडियन मुसलमान। तो 1-2 भी याद रहता है दोस्तों, तो इसको हम अपने अनुसार मिला लेते हैं सही से। तो देखिए यहाँ पे आप चलिए, तो इन्हें आनंद मठ तो आप याद होगा, बहुत को और भी याद होगा। ठीक है, आनंद मठ है इधर, प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस है, आवर इंडियन मुसलमान है। तो आनंद मठ देखिए जा रहा है, थोड़ा सा और स्लाइड करना होगा। ठीक है, आनंद मठ जा रहा है 6 बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखिए कि ई में 6 है कहीं, सॉरी ए में 6 आनंद मठ। हाँ, ये तो मेरा जो टाइप हुआ हमने ही गलती कर दिया है। अच्छा ठीक है, सी न देखना, हम भी गलत नहीं किया है। तो सी में 6 सब में है, तो यहाँ से एक से नहीं पकड़ाएगा। ठीक है ना, कम से कम 2-3 इसमें पता होगा। प्रिसिप्टेस ऑफ जीसस। ठीक है, तो चलिए शुरू से हम बता देते हैं। उस तरह का जो तरीका है आप लोग जानते हैं, उसी तरह से उसको करना है। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसका लेखक जो है पहला ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार तो के दत्ता। और आ जाइए आनंद मठ तो बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस तो प्रिसेप्टर्स ऑफ जीसस का राजा राम मोहन राय। ठीक है, राय यहाँ अंग्रेजी में लिखा गया। आवर इंडियन मुसलमान तो इसका लेखक है W हंटर, और उसके अनुसार आपका ऑप्शन जा रहा है, ठीक है, सी नंबर। आइए, अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं बनाया है। आइए देखते हैं 12 नंबर। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। तो आपको ध्यान होगा दानापुर, पटना, आरा, तो आरा से तो जगदीशपुर थे, पटना भी रहा ही था, दानापुर भी। मुजफ्फरपुर और मुंगेर जो है ना वो प्रभावित नहीं हुआ था 1857 के विद्रोह में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना और गया आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे। तो ऊपर जो रह गया
मुजफ्फरपुर और मुंगेर प्रभावित नहीं हुआ था। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ आप ध्यान देना ये है कि असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे। और तो यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन होता है, दोनों में कन्फ्यूजन होता है। जब मैं इस क्वेश्चन को सेट कर रहा था तो मैंने जब प्रिडिक्ट किया था इसका आंसर तो राजेंद्र प्रसाद कर दिया था। हो सकता है आप लोग को भी इस तरह के क्वेश्चन को देखेंगे तो डायरेक्ट राजेंद्र प्रसाद करेंगे, बट इसका आंसर क्या है? जयप्रकाश नारायण। अब जयप्रकाश नारायण हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए राजेंद्र प्रसाद किसका आंसर था, वो आप नीचे जाइएगा तो मिलेगा। ये देखते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इकलौता अधिवेशन में सितंबर 1920 ईस्वी में पारित हुआ, किंतु इसके पूर्व में बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित हो चुका था और राष्ट्रवादियों के साथ साथ विद्यार्थियों ने असहयोग आरंभ कर दिया। इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उनकी परीक्षा तिथि नज़दीक थी। आइए देखते हैं उसी प्रकार का क्वेश्चन जहाँ कन्फ्यूजन होता है। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो वकालत जब छोड़ने की बात आए तब राजेंद्र प्रसाद, वहाँ कॉलेज छोड़ने के परीक्षा के पहले आए तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो आइए इसका आंसर राजेंद्र प्रसाद करते हैं और देखते हैं डिस्क्रिप्शन को। असहयोग आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़कर आंदोलन का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण ने अपनी परीक्षा छोड़ दी थी। सहजानंद सरस्वती ने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना में योगदान किया था तथा राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण लाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब सोच रहा हूँ दोस्तों कि बिहार के क्लास को डिटेल करके लाऊं, बट समय बहुत कम रहता है इसीलिए ज़्यादा वीडियो फिलहाल भी नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, तो बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार के निम्नलिखित में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं साझा करता है? तो आप ये मैप को एक बार माइंड में फिट कर लीजिए, बहुत बेहतर होगा। तो आंसर है पूर्णिया। मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी टच करता है नेपाल को। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। बिहार एक सीमावर्ती राज्य है। बिहार राज्य नेपाल से सीमा साझा करता है। इसके 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं जो निम्न हैं। अब नेपाल से टच कर रहा है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सब ऊपर है नेपाल। ठीक है ना। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो है 7 टच करता है नेपाल से। बिहार उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। एक तरफ तो देश आ गया, 3 तरफ से राज्य आ जाता है। बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण तथा सबसे छोटा जिला शिवहर है। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है शिवहर, और जनसंख्या से पटना है और छोटा है जनसंख्या से तो शेखपुरा है। इस प्रकार से हमारा आज 15 प्रश्नों का डेली क्यूज पूरा हुआ। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, देखते रहें। धन्यवाद।